पैदा करनी है कि भविष्य की जो संभावनाएं हैं वो असीम हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा ऐसे लोगों के जो कि अपनी ज़िंदगी के लगभग 50% एज तक या 60% एज तक बिल्कुल साधारण थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने असाधारण सफलता प्राप्त करी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गांधी जी के बारे में। 45 साल की आयु तक उन्होंने पढ़ाई करी, इंग्लैंड के अंदर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ किया। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए थे वहाँ अपनी प्रैक्टिस करने के लिए एज अ लॉयर। और एक दिन जब वो साउथ अफ्रीका में ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उस दौरान क्योंकि अंग्रेज़ों का राज था तो कोई भी अश्वेत आदमी को अलाउ नहीं होता था कि वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठ सके। तो वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में वो बैठे हुए थे। टीटी ने आकर के उन्हें कहा कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप यहाँ से सेकंड क्लास में चले जाइए। उन्होंने कहा मेरे पास टिकट है, मैं यहाँ बिल्कुल बैठूँगा, मैं उठकर नहीं जाऊँगा। जब उन्होंने कहा कि टिकट का तो मैं प्रश्न ही नहीं कर रहा, किसी भी नॉन वाइट आदमी को इजाज़त नहीं है यहाँ बैठने की। जब वो नहीं माने, ट्रेन रुकवाई गई, उनको ट्रेन से बाहर फेंका गया, उनका सामान बाहर फेंक दिया गया। और ये बात उनके दिल पर इतनी ज़्यादा लग गई, उस दिन से उन्होंने एक अपने जीवन का प्रण लिया कि आज तुमने मुझे इस ट्रेन से बाहर फेंका है, मैं जल्द ही तुम्हें मेरे देश से बाहर फेंकूँगा। उसके बाद वो इंडिया आए और आने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया देश को आज़ाद कराने के लिए। जो उनका तरीका था नॉन वायलेंस का, उसके ऊपर अहिंसा के रास्ते से चल के उसके लिए उन्होंने कार्य करना शुरू किया। और देखिए उसके बाद उनके योगदान के लिए वो बने फादर ऑफ द नेशन। और इतने वर्ष हो गए उनको ऊपर गए हुए, वो आज भी हम सबकी जेबों में विराजमान हैं। और जिसकी जेब में वो जितने ज़्यादा रूप में विराजमान है वो उतना व्यक्ति ज़्यादा खुश है, और जिसकी जेब में उनकी गिनती कम हो जाती है उसकी टेंशन शुरू हो जाती है जीवन में। तो अगर आप देखें 45 साल की आयु तक ये एक साधारण जीवन जी रहे थे। इसी तरीके से मदर टेरेसा एक स्कूल टीचर थी। लगभग 38 वर्ष की आयु तक वो एक सिंपल स्कूल टीचर थी, लेकिन उनके मन में हमेशा से करुणा रही गरीब लोगों के प्रति देख करके, या वो उनकी सेवा करना चाहती थी। और एक दिन 38-39 साल की आयु में उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं अपना जीवन समर्पित करूंगी अन्य लोगों की सेवा करने में। सो उन्होंने अपने स्कूल से रिज़ाइन किया और वो फुल टाइम नन बनकर उन्होंने लोगों की सेवा करनी शुरू करी और आजीवन आखिरी सांस तक करती रही। और पूरी दुनिया ने उसके बाद उनको मदर की उपाधि दी। लेकिन अगर आप देखें 38-39 साल तक वो एक नॉर्मल लाइफ उन्होंने लीड करी। उसके बाद उनकी लाइफ का ट्रैक चेंज हुआ। सेम वे प्रॉफिट मोहम्मद 40 साल की आयु तक एक साधारण जीवन जिया करते थे, जैसे उस समय के नॉर्मल लोग जीते थे। नॉर्मल गाय बकरी चराना नॉर्मल जीवन था, कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी उसमें नहीं था। लेकिन 40 साल की लगभग की आयु में उनको एनलाइटमेंट हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद वो प्रॉफिट बने और इस्लाम की स्थापना करी। अब्राहम लिंकन 52 वर्ष की आयु में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। लेकिन इससे पहले 20-21 साल से जब इनका सफ़र शुरू हुआ, प्रोफेशनल सफ़र, ये अनगिनत बार फेल हुए। बल्कि इनको फेलियर का डैडी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने जीवन में अनगिनत काम करके अनगिनत बार फेल हुए, ये कभी भी सफल नहीं हुए। इन्होंने बहुत सारे बिजनेस करने की कोशिश करी, ये उसमें फेल हुए। अच्छी नौकरी पाने की कोशिश करी, ये उसमें फेल हुए। 2 बार इनकी लव लाइफ में ये फेल हुए, और 2 बार इन्होंने कोशिश करी आत्महत्या करने की, सोचा आत्महत्या करने की, वो भी नहीं कर पाए। और उसके बाद इन्होंने कई इलेक्शन लड़े, हर जगह ये लगभग फेल रहे। लेकिन यही व्यक्ति लगातार चलते चलते एक दिन 52 वर्ष की आयु में अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने। इसी तरीके से एक व्यक्ति थे कर्नल सॉन्डर्स, जो कि 60 साल की आयु तक इनके ऊपर एक ठप्पा था कि ये व्यक्ति अपने जीवन में बिल्कुल सुपर फेलियर है, क्योंकि उन्होंने नौकरी के दौरान, फौज में रहने के दौरान भी और उस छोड़ने के बाद भी इन्होंने कोशिश करी काफ़ी सारे बिजनेस करने की। और उसके बाद ये चाहते थे कि ये एक होटल चलाएं, एक ढाबा चलाएं। सो इन्होंने बहुत सारी चिकन रेसिपी के ऊपर चिकन रेसिपी बनानी शुरू करी, उनको बेचने की कोशिश करी, और लगभग ये हर जगह फेल रहे। लेकिन 60 साल और कुछ वर्ष की आयु में, लगभग 61-62 साल की आयु में, केंटकी एक जगह है जहाँ पर इन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला, और वो रेस्टोरेंट इनका चल निकला।
वो रेस्टोरेंट जब इनका चल निकला, उसके बाद इन्होंने उसकी दूसरी ब्रांच खोली, तीसरी ब्रांच खोली, और 63-64 साल की उम्र में ये सफल होना शुरू हुए। लेकिन ज़िंदगी के 61-62 साल ये पूरे तरीके से असफल माने जाते रहे। उसके बाद इनके एक एक करके रेस्टोरेंट खुलते गए। आज इनको ये पृथ्वी लोक छोड़े हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन आज भी पर डे जो इनकी आमदनी है वो लाखों डॉलर के रूप में है, क्योंकि इन्होंने जो रेस्टोरेंट खोला था उसका नाम था केंटकीज़ फ्राइड चिकन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम KFC के रूप में जानते हैं। सो इट्स नेवर टू लेट टू अवेकन इन लाइफ। कभी भी हमारे जीवन में इतनी देर नहीं होती कि हम जाग ना सकें या हम जागृत होकर के अपनी सफलता के लिए काम करना ना शुरू कर सकें। कभी भी हमारे जीवन में इतनी देर नहीं होती। पास्ट इज गॉन, जो चीज़ बीत गई वो चली गई। जैसे पास्ट जो चीज़ आपके जीवन में भूतकाल बन चुकी, एक्चुअल में वो डेड है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी स्मृतियों में ही जिंदा है। एक्चुअल में वो कहीं जिंदा नहीं है, वो चीज़ खत्म हो चुकी है। सो पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। यहाँ पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पास्ट जो है उसका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अब तक मुझे यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, अब तक मुझे ये बन जाना चाहिए था, अब तक मुझे ऐसे कर लेना चाहिए था, अगर मैं अब सफल नहीं हुआ तो आगे कैसे होऊंगा। तो बहुत से लोगों की ये सोच होती है, ये एकदम नकारात्मक सोच है। सो आपको एक सिंपल सी चीज़ समझनी है, पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। पास्ट का फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। आप जिस दिन अपने अंदर सफलता की मानसिकता तैयार करनी शुरू कर देंगे, उस दिन से आपकी सफलता की कहानी शुरू हो जाती है। और इसकी ये शुरुआत होती है इस विचार से, माई एंटायर फ्यूचर बिगिंस टुडे। मेरा सारा फ्यूचर जो है वो आज से शुरू है। अब तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद नहीं, अब के बाद नहीं। अब मैं जिम्मेदारी लूँगा अपनी सफलता के लिए, उसके लिए कार्य करूँगा और अपने जीवन को सफल बनाऊँगा। सो अगर हर रोज़ आप उठ करके सोचें, मैं एंटायर फ्यूचर बिगिंस टुडे, मेरा सारा फ्यूचर जो है, भविष्य जो है, उसका निर्माण आज करना है। अगर हर रोज़ आप ये उठ करके सोचें तो आप एक भी दिन बर्बाद नहीं करेंगे। आप समय का सदुपयोग करेंगे और निरंतर कार्य करेंगे अपनी सफलता के लिए। सो इस विचार के साथ आपको हरदम जीना है, माई एंटायर फ्यूचर बिगिंस टुडे। मेरा सारा भविष्य जो है उसका निर्माण की आज शुरुआत होती है। अधिकतर लोग पास्ट में ही जीते रहते हैं। पास्ट में कभी अच्छी सफलता मिली तो उसी में ही रहना चाहते हैं, या अभी तक कहीं सफल नहीं हुए तो उसी अपनी असफलता में ही रहना चाहते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको पास्ट को छोड़कर आपको ये समझना है कि आज का जो दिन है ये एक नया दिन है, ये मेरे आप नव जीवन की, एक नव निर्माण की एक नई शुरुआत है। अगर आप इस तरीके से सोच के चलें तो ये बिल्कुल राइट मेंटालिटी है सफलता को हासिल करने की। वी आर ट्रेन्ड टू, हमें हर चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है। खाने के लिए एक बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा है, उसकी आयु है 3, 4, 5 साल। क्या वो 3, 4, 5 साल का बच्चा स्वयं से खाना खा सकता है? नहीं खाता। उसके माँ बाप उसको खिलाते हैं, है ना। और खाता भी है तो आधा गिराता है, आधा खाता है। तो देखिए, खाना खाने जैसी इतनी साधारण चीज़, अभी जब ब्रेक हुआ इतने सारे लोग, आपने 45 मिनट में आपने भोजन अपना ख़त्म कर लिया। तो आज हमें भोजन करना बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम छोटे थे तो यही हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल कार्य हुआ करता था। तो कई साल हमारी ट्रेनिंग चली, हमें जीवन के 4, 5, 6, 7 साल लगते हैं खाना खाना सीखने के लिए। इसी तरीके से चलना, आज हमारे लिए चलना कितना सरल है, लेकिन वहीं जब एक छोटा सा बच्चा होता है उसके लिए चलना एक समय पर बहुत कठिन कार्य होता है। उसके लिए घुटना चलना भी एक एफर्ट होता है। जब बच्चा पैदा होता है वो अपनी गर्दन तक सीधी नहीं रख सकता, चलना तो बहुत दूर की बात होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, गर्दन सीधी होती है, अब वो उस समय बिल्कुल बिस्तर पे ही पड़ा रहता है, स्वयं से करवट भी नहीं ले पाता। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, करवट लेने लायक होता है, फिर उसके मन में चलने की लालसा जागती है, वो घुटनों चलना शुरू करता है। उसके बाद भी फिर वो जब पहला कदम चलता है, गिरता है, फिर एक कदम चलता है, फिर गिरता है, फिर घुटने चलता है, फिर गिरता है। ये सिलसिला बहुत समय तक चलता रहता है और तकरीबन 2.5-3 साल के आसपास की आयु में जाकर के बच्चा चलना सीखता है। और उसके बाद भी जब वो थोड़ा सा सीख लेता है तो भी वो बहुत थोड़ा सा चल के ही थक जाता है। कभी उसके जो बड़े लोग होते हैं, माता पिता या जो भी बड़े होते हैं, कभी उसको उंगली पकड़ के चलाते हैं, कभी कंधे पे बिठाते हैं और बहुत जल्दी वो बच्चा थक जाता है जरा सा चलने में, 1-1.5 मिनट या 2 मिनट चलने में ही। आज चलना हमें कितना आसान लगता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि चलने के लिए भी हमें 3 वर्ष की लगभग के आसपास की ट्रेनिंग लगी थी, तब हम चलना सीख पाए।
इसी तरीके से टॉक, बात करना। अब देखिए, बात करना कितना सरल आपको लगता है, ब्रेक के बाद लगातार आपको बार बार बोलना पड़ता है, चुप हो जाइए, शुरू करें। तो बात करना बहुत आसान है, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है, जब एक बच्चा बिल्कुल छोटा है, वो बोल नहीं सकता, वो मात्र रो करके अपनी अभिव्यक्ति करना चाहता है। कभी माँ बाप समझते हैं, कभी नहीं समझते हैं। सो बोलना सीखने के उसके बाद जब वो बेचारा बोलना शुरू करता है थोड़ा थोड़ा, तो जो वो बोलता है सिर्फ वही समझता है, क्योंकि उसकी ज़बान से आधे कच्चे शब्द निकलते हैं। शुरू में सिर्फ उसके माँ बाप ही समझ पाते हैं कि एक्चुअल में ये कह क्या रहा है, और बाद में धीरे धीरे ज़बान साफ होती है। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 3 साल लगते हैं बोलना सीखने के लिए भी, और 3 साल तक निरंतर ट्रेनिंग चलती रहती है। जब उसके आसपास के लोग बोलते हैं तो तभी से ये काम शुरू हो जाता है, जब से उसको होश वो संभालता है। तकरीबन 3 वर्ष लगते हैं हमें बोलना सीखने के लिए। इसी तरीके से कपड़े पहनना, क्या एक 3, 4, 5 वर्ष का बच्चा अपने आप कपड़े पहन लेता है? नहीं, उसको उसके माँ बाप या कोई बड़े लोग, गार्जियन लोग कपड़े पहनाते हैं। तो हम कह सकते हैं 7-8 साल तक की आयु तक बच्चा स्वयं कपड़े नहीं पहन पाता, उसके बाद पहनता है। यानी 7-8 साल लगते हैं सिंपल कपड़ा पहनने में। आज ये चीज़ें हमें कितनी साधारण लगती हैं, लेकिन जब हम इस लायक नहीं थे तो हमारे लिए ये एक दिन कठिन कार्य था। लेकिन निरंतर 7-8 साल के प्रयास के बाद में हम इस चीज़ में धीरे धीरे सफलता पा लेते हैं, और बाद में इतने निपुण हो जाते हैं कि आज हमें 1 मिनट से कम समय के अंदर भी हम आराम से चेंज कर सकते हैं। सो हमें ड्रेस पहनने के लिए भी हमारी ट्रेनिंग हुई और कई वर्षों का समय लगा। स्पीक के ऊपर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लिखना, अभी आप देखिए जो स्लाइड बन रही हैं या आप नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जब हम नर्सरी क्लास में थे तब हम ऐसे नहीं लिख पाते थे। तब हमें ए छोटा बी छोटा सी वहाँ से सिखाया गया, का गा सिखाया गया। जब हम छोटे होते थे बी को कई बार हम उल्टा बना देते थे, ये बच्चों की कॉमन मिस्टेक होती है। पी को कई बार हम उल्टा बना देते, इतनी सारी मिस्टेक्स करते थे, बहुत धीरे धीरे लिखते थे। लेकिन निरंतर कई वर्षों की प्रैक्टिस के बाद में हम लिखने में निपुण हो जाते हैं, और उसके बाद हम जो लोग निरंतर प्रैक्टिस में रहते हैं वो बहुत तेज़ भी लिख सकते हैं आराम से। तो लिखना सीखने के लिए भी आप कह सकते हैं कि कई वर्षों की ट्रेनिंग लगती है, तब हम जाकर के लिखना सीखते हैं। इसी प्रकार से टाई बांधना, आप में से सभी लोगों ने टाई पहनी हुई है, बहुत से लोगों ने 90% लोगों ने टाई पहनी हुई है। मुझे याद है मैं 6ठी क्लास में जब तक था मुझे टाई बांधनी नहीं आती थी। रोज़ मेरी माँ मेरे लिए टाई बांधती थी, और उसके बाद में 7वीं तक भी यही सिलसिला रहा। 8वीं क्लास में उन्होंने मुझे लखनऊ भेज दिया मेरे अंकल आंटी के यहाँ पढ़ने के लिए। अब मैं माँ के साथ तो लिबर्टी ले सकता था, लेकिन उनके साथ नहीं ले सकता था। मैं रोज़ मेरे अंकल को नहीं बोल सकता था कि रोज़ मेरी टाई बांधा करो, तो मुझे फिर मजबूरन सीखनी पड़ी। तो मुझे क्लास 8वीं में जाकर ये मैंने कार्य सीखा। कितना समय लगा। आज विद इन सेकेंड्स में टाई बांध सकता हूँ, क्योंकि उसको करते करते निपुणता आ गई। सेम वे ड्राइविंग सीखने में भी बहुत समय लगता है, ट्रेनिंग लगती है, राइट, तब जाकर के हमें कोई वाहन चलाना आता है। उसी तरीके से खाना बनाने के लिए भी काफ़ी समय लगता है। इतनी सारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, जब आपने पहली बार रोटी बनाई होगी तो शायद गोल ना बनी हो, पता नहीं किसी देश का नक्शा बना होगा, लेकिन आप उस काम को करते करते आज इतने निपुण हो गए कि अब आप व्हाट्सएप भी चला लेते हो और खाना भी बना लेते हो। आप गाना भी सुन लेते हो और खाना भी बना लेते हो। अब आप मल्टीटास्किंग करने लगे, क्योंकि इसको आप इतने वर्षों से कर रहे हो। तो कहने का मतलब है हमें जो वो काम इतना साधारण लगता है उसमें भी कितने वर्षों की हमारी ट्रेनिंग होती है। टाइपिंग हो गया, कंप्यूटर, एनीथिंग। तो हर चीज़ जब हमें सिखाई जाती है या वर्षों की प्रैक्टिस से हम सीखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट ट्रेन फॉर सक्सेस। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें सफलता के लिए ट्रेन नहीं किया जाता, हमें कोई नहीं सिखाता। हमें स्कूल में, क्या कभी आप किसी ऐसे स्कूल गए जिसमें एक पीरियड होता था ड्रीम पीरियड? इसमें क्या सिखाएंगे? इसमें सिखाएंगे ड्रीम देखना। अगला पीरियड होगा बिलीफ पीरियड, इसमें हमें सिखाएंगे विश्वास करना। अगला पीरियड होगा कंसिस्टेंसी पीरियड, लगातार आगे बढ़ते रहना। हम ऐसा कोई स्कूल में हम नहीं गए, क्योंकि ऐसा कोई स्कूल है ही नहीं। तो हमें कभी भी ट्रेन नहीं किया गया सफलता के लिए। ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न टू विन। इंसान जो है वो पैदा तो हुआ है जीतने के लिए। भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जीतने के लिए पैदा हुआ है। सब कुछ गुण हैं,
बट दुर्भाग्यवश उसको कंडीशन किया गया है लूज करने के लिए, यानी हारने के लिए, यानी उसको तैयार किया गया है जिंदगी भर साधारण रहने के लिए। उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई सफलता के लिए। जब इतने साधारण चीज़ें जो हमें आज साधारण लगती हैं, जैसे खाना, पहनना, बोलना, खाना बनाना, जब इसके लिए वर्षों की ट्रेनिंग लगी, तो सफलता के लिए भी हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें ट्रेन होना पड़ेगा, तभी जाकर के हम सफलता की राह पर चल सकते हैं। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ताकि उस ट्रेनिंग को हम सीखें, सफलता के बारे में सीखें, उसे अपने अंदर अपनाएं और लाइफ में सफल हों। सो ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न टू विन बट अनफॉर्चुनेटली कंडीशन टू लूज। फियर, जब एक बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कोई फियर नहीं होता, उसके अंदर डर नहीं होता। उसको डराता कौन है? उसके अंदर डर कौन भरता है? दुर्भाग्यवश उसके अंदर डर भरते हैं हम बड़े लोग, क्योंकि जब वो बच्चा नहीं सोता तो हम कहते हैं सो जा बेटा, ये चौकीदार पकड़ के ले जाएगा, कोई कहता है पुलिस पकड़ के ले जाएगा, कोई कहता है भूत आ जाएगा। उस बच्चे को कुछ नहीं पता होता। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं एक 7 वर्ष के बच्चे के साथ में था, तो मैंने देखा रात को लाइट जल रही है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आप सोते क्यों नहीं, 11:30 बज रहे हैं? तो बोला नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा आपने लाइट खुली हुई है, आंखें खुली हुई हैं, बेटा नींद कैसे आएगी? आप लाइट बंद करके सोने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो उसने कहा लाइट बंद करने से मुझे डर लगता है। मैंने कहा किस चीज़ से डर लगता है? बोला पता नहीं। मैंने कहा फिर भी सोचो किस चीज़ से डर लगता है, क्या हो जाएगा लाइट बंद करने से? बोला भूत आ जाएगा। मैंने कहा आपने भूत देखा है? बोले हाँ। मैंने कहा कहाँ? बोले टीवी में देखा था। फिर मुझे उसको समझाना पड़ा। मैंने कहा टीवी में जो आप देखते हो वो एक कहानी है, जो कहानी के तौर पर आपको सुनाई जाती है, आपको मनोरंजन करने के लिए। फिर उसने बोला कि मामी बोलती है कि वो आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम बड़े ही लोग होते हैं जो बच्चों को डरना सिखाते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है उसके अंदर किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रकार का डर नहीं होता। हमारे सिखाने के तरीके बहुत उल्टे होते हैं। अगर कोई बच्चा सो नहीं रहा होता तो बजाय उसके कि हम उसको कोई कहानी की किताब दें पढ़ने की, उसमें इन्वॉल्व करें, आंखें कॉन्सेंट्रेट करेगा तो अपने आप नींद आएगी। या हम उसको कहें कि अगर आप नहीं सोओगे, सुबह आपका स्कूल है, आप जल्दी नहीं उठ पाओगे, आपको तकलीफ होगी। हम उसको इस लॉजिक से या उस तरीके से हैंडल नहीं करते। हम आसान तरीका ढूंढ लेते हैं, हम उसको डराना शुरू कर देते हैं। और वो छोटा बच्चा एक बार अगर डरना शुरू होता है, वो ज़िंदगी भर फिर डरता ही रहता है। फिर वो हर चीज़ से डरता रहता है। छोटा होता है भूत से डरता है, और थोड़ा बड़ा होता है तो पढ़ाई से डरता है, और थोड़ा सा बड़ा होता है तो कमाने दमाने से डरने लगता है, और थोड़ा सा बड़ा होता है शादी होती है फिर तो अपने पार्टनर से डरने लगता है और उसके बाद तो हर चीज़ से डरता ही रहता है, और ज़िंदगी भर ये सिलसिला चलता रहता है। ये डर जो है एक बच्चे के अंदर, वो कौन डालता है? वो बड़े लोग ही डालते हैं, गार्जियंस ही डालते हैं, पेरेंट्स ही डालते हैं। सो वो उसको दिया हुआ है, उसने उसके अंदर स्वयं से नहीं था। इतनी कमाल की हमारी परवरिश हुई, और कमाल की बात यह है कि ऐसी ही परवरिश हम आगे भी कर रहे हैं अपनी अगली जनरेशन्स की। उसके बाद ज़िंदगी भर हमें सिखाया गया एवरेज बने रहना। एक साधारण टीचिंग जो हर बच्चे को एक हिंदुस्तान में दी जाती है, एक साधारण परिवार में, कि बड़ा मत सोचो, बस अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, उसके बाद अच्छा जीवन होगा। आज तक तो मैंने देखा नहीं किसी का नौकरी करके जीवन अच्छा हुआ हो, लेकिन ये एक मृत तृष्णा चली आ रही है। खुद भी ऐसे ही रहे और अपने बच्चे को भी उसी चीज़ के लिए वो तैयार करते हैं। अगर आज एक बच्चा जाकर के बोले, अगर यहाँ पर भी कोई ऐसा बच्चा हो जो पढ़ाई कर रहा हो, 18, 19, 20 वर्ष की आयु हो, वो घर जाकर के अगर बोले कि मैंने आज एक अद्भुत वर्कशॉप अटेंड करी, आज के बाद मैं वो चीज़ों को फॉलो करूँगा और मेरी लाइफ बदलने वाली है, आने वाले कुछ वर्षों में मैं हर महीने कमाऊँगा 10 लाख रुपए, मैं हर बार साल में 2 बार विदेश की छुट्टियाँ मनाऊँगा, मेरे पास एक लग्जरी ऑडी या BMW या मर्सिडीज जैसी कार होगी, और कुछ दिनों के बाद में मैं सेमिनार करने जाऊँगा, लोग मुझे सुना करेंगे। तो उसके घर वाले पहले तो चिंतित होंगे कि पता नहीं कहाँ से आ गया, कहाँ से इसको क्या किसी ने बरगला दिया। समझाने का प्रयत्न करेंगे, जब नहीं मानेगा तो झाड़ फूंक वाले भी बुला सकते हैं। और ये तो देहाती क्षेत्र है, यहाँ तो 2 मिनट में लठ मार दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर ऐसी। और आयरनी ये है, यही बच्चा अगर अपने घर में जाकर के बोले कि आज से मैं बहुत मन लगा कर पढ़ूँगा, बहुत अच्छे नंबर लेके आऊँगा और बहुत बढ़िया नौकरी करूँगा, तो वही माँ बाप बेचारे इतने खुश हो जाएंगे जैसे पता नहीं जन्नत मिल गई हो। तो हमारी परवरिश इस तरीके से करी गई है, हमें कभी भी नहीं सिखाया गया बड़ा सोचना।
हमें यही सिखाया गया कि अच्छी नौकरी लो, हमें ये नहीं सिखाया गया कि नौकरी देने वाले बनो, हमें कभी किसी ने ये सिखाया नहीं है। सो ऐसी परवरिश हमारी हुई है। सो वी बीन ट्रेन्ड नॉट टू ड्रीम बिग। हमें हमेशा से एवरेज रहना सिखाया गया है, साधारण रहना सिखाया गया है। कितनी बार आपने सुना होगा, बेटा हम तो साधारण लोग हैं, हम तो छोटे लोग हैं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, हमारे पास तो ये सुविधाएं नहीं हैं, हमारी उनसे क्या तुलना, हमारी तो ये लिमिटेशंस हैं। ये लिमिटेशंस आपके माइंड में किसने घुसेड़ी? ये लिमिटेशंस आपके माइंड में आपकी परवरिश ने और आपके आसपास के माहौल ने घुसेड़ी। आप शुरू से ऐसे नहीं थे। सो एवरेज रहने की आपको टोटल ट्रेनिंग मिली है। कंपैरिजन यानी कि तुलना करना। कितनी बार हमारी तुलना करी गई? अपने को देख और बगल वाले को देख, वो कितनी पढ़ाई करता है, देख कितना सिंसियर है, उसके नंबर देख तेरे से कितने ज़्यादा हैं, उसका ये देख, उसका वो देख। कितनी बार आपकी तुलना करी गई अन्य लोगों से? करी गई, नहीं करी गई? और जब जब आपकी तुलना करी जाती है किसी से, तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है और धीरे 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 आपको ये विश्वास आ जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ कमाल के इंसिडेंट्स हैं जीवन के, बताता हूँ। एक मेरा दोस्त है, जब वो छोटा हुआ करता था और उसके नंबर आते थे तो हर बार उसके पिताजी उसकी पिटाई करते थे। तो ये सिलसिला बहुत सालों तक चला। एक बार रिजल्ट आने वाला था कल और उसके पिताजी को आज टूर पर जाना था, तो वो बेचारे की एडवांस में पिटाई करके चले गए, क्योंकि उन्हें इतना भरोसा था अपने पुत्र के ऊपर, नंबर तो इसके वही आने हैं, कल जब आएंगे तो मैं होऊंगा नहीं, मार नहीं पाऊंगा, तो एडवांस में पीट जाओ उसको। अब तक तो मैंने एडवांस टैक्स और एडवांस ऐसी चीज़ें सुनी थी, मुझे नहीं पता पिटाई की भी एडवांस होती है। तो ऐसी कमाल की परवरिश। एक बार मैं इलाहाबाद में था, कोई सेमिनार ही करने गया था, और वहाँ एक कॉफ़ी हाउस करके जगह है, बहुत फेमस है, बहुत पुरानी है, अंग्रेज़ों के ज़माने का वो इस्टेब्लिश्ड है। तो मैं वहाँ गया नाश्ता करने के लिए। तो मैं टेबल पे बैठा हुआ था, मार्च अप्रैल का समय था जब रिजल्ट्स आते हैं। तो मैंने देखा मेरे पीछे एक टेबल है, उसमें एक फैमिली बैठी हुई है। तो उसमें एक पिताजी अपने बच्चे को डांट रहा है। वो कह रहा है, इस बार तेरे बहुत कम नंबर आए। अब क्योंकि बिल्कुल साथ वाली टेबल थी तो मुझे भी सुनाई देना शुरू हो गया था। तो बोला, इस बार तुम्हारे नंबर बहुत ख़राब आए हैं, देखो मैथ्स में सिर्फ 98, साइंस में सिर्फ 97 और इंग्लिश में तो 95 ही रह गए। मुझे समझ नहीं आया ये क्या कह रहा है, और वो बड़ी देर से उसको डांटे जा रहा था। अब जब काफ़ी देर हो गई, मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा, तुम्हारे तो शायद 2 बार में भी इतने ना आए हों। तो आप देखो, अगर किसी की इस तरीके से जब परवरिश करी जाएगी, आप क्या पैदा कर रहे हो? आप एक डरा हुआ सहमा हुआ बच्चा आप पैदा कर रहे हो, आप एक डरा हुआ सहमा हुआ नागरिक पैदा कर रहे हो। सो इस तरीके की परवरिश है। और हर बात में तू बेवकूफ़ है, तू गधा है, ये सुना किसी ने? कितने लोगों ने सुना? एक भी ऐसा नहीं है जो बचा हुआ हो। कितनी कमाल की परवरिश है, देखिए हमारे में। जब मैं छोटा था तो मैंने एक जानवर देखा, तो मुझे जैसे बच्चों को एक्साइटमेंट होती है ना, मुझे भी एक्साइटमेंट हुई। तो मैंने, मेरे साथ में एक मेरे बड़े थे, अंकल थे, उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या है? तो वो बोले गधा। तो मेरे मुंह से निकला जैसा मैं, क्योंकि हर बात पे मैं अगर कुछ भी गलती उनके हिसाब से करता था तो मुझे हर बार बोलते थे गधा गधा गधा। तो मुझे लगा भाई ये गधा बोल रहे, तो मैंने कहा जैसा मैं मेरा भाई है। सो इस तरीके से हर बात के ऊपर में हमें ऐसे पनिश किया जाता है, या हमारी परवरिश ऐसी होती है कि ऑटोमेटिकली हम कंडीशन हो जाते हैं, हम ट्रेंड हो जाते हैं ज़िंदगी भर एवरेज बने रहने के लिए। और हमारी सोच जो है वो सिर्फ इतनी ही रहती है, दाल रोटी तक ही सीमित रह जाती है, या छोटी मोटी ज़रूरतों तक ही हमारी सोच सीमित हो जाती है। इसमें गलती हमारी नहीं है, बट हमारी कमाल की परवरिश की है। तकलीफ दे बात ये नहीं है, तकलीफ दे बात ये है कि जिस परवरिश से हम गुजरे, अब वही काम हमने भी आगे करना शुरू कर दिया। हम भी अपनी अगली जनरेशन को इसी तरीके से तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारी सबसे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारी लाइफ की। नाउ रिएक्शन टू मिस्टेक, पनिशमेंट। अगर कोई गलती हो गई तो उसकी क्या पनिशमेंट?
पनिशमेंट जनरली किस बड़े कमाल कमाल की पनिशमेंट रहती है। अब तो थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है। मुझे याद है जो देहात के क्षेत्र हैं इसमें मास्टर के पास पूरी अथॉरिटी होती थी, पतली से पतली डंडी तोड़ जिसमें सुप सुप करके आवाज़ आए और जहाँ खाले में लगे निशान बना दे और जितना जी चाहे उतना मार इसको। और मास्टर भी वो आदमी बनते थे जो अपने ज़िंदगी की कुछ नहीं बन पाए, अपनी ज़िंदगी की सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे उतारते थे। इस तरीके की परवरिश में हम लोग बड़े हुए हैं। हमें बार बार सिखाया जाता है सच बोलो, लेकिन जब कोई सच बोलता है तो उसे पहचानने की शक्ति किसी में नहीं। तो धीरे धीरे हम इसी तरीके से हम हो जाते हैं। फिर हर बात पे डरना, झूठ बोलना, चीज़ों को मैनिपुलेट करना, ये हमारी आदत बन जाती है क्योंकि हमारी परवरिश इस तरीके से हुई है। अब से अब तक तो जो हुआ सो हुआ। अब से हमें एक चीज़ समझनी है कि मेरे जीवन की बागडोर मेरे हाथ में है और यहाँ पर हमें एक प्रण करना होगा अपने आप से कि आई विल कंडीशन माई सेल्फ फॉर सक्सेस। किसी ने मुझे सफलता के लिए कंडीशन नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद मैं स्वयं को कंडीशन करूँगा या स्वयं को तैयार करूँगा सफलता के लिए। ना स्वयं को सफलता के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है, अब हम वो सीखेंगे। सीखना चाहेंगे? गुड। आपको सबसे पहले अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि आज के बाद मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँगा, मैं अपने आप को तैयार करूँगा सफलता के लिए। हर पल में अपनी कंडीशनिंग करूँगा सफलता के लिए। कंडीशनिंग सफलता के लिए कैसे करी जाती है, कैसे प्रिपेयर हुआ जाता है सफलता के लिए? सबसे पहले हमें ये सिंपल सा कंप्यूटर लैंग्वेज का वर्ड सीखना और समझना है। बहुत सिंपल वर्ड है, GIGO। इसका मतलब है कंप्यूटर की भाषा में गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज मतलब होता है कूड़ा। अगर आप किसी भी चीज़ में कूड़ा डालोगे तो वहाँ से गंद ही बाहर आएगा, क्योंकि आपने गंदगी अंदर डाली है तो गंदगी तो बाहर आएगी। जैसे अक्सर अगर आपको कभी मौका मिले, आप मुंबई के समुद्र में जाना, अगर कभी आप मुंबई जाएं तो समुद्र सी बीच जाना आप वहाँ पर, तो वहाँ सी बीच के किनारे काफ़ी गंदगी मिलेगी आपको। यही हाल इंडिया के ज़्यादातर बीचेस का है। लेकिन यही हम विदेश में जाते हैं तो वहाँ बहुत सफाई होती है, बड़े साफ सुंदर बीचेस होते हैं। अगर यही मालदीव्स जाया जाए तो वहाँ इतना पानी जितना यहाँ से लेकर छत तक भी, वो भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साफ दिखता है। बीचेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं। मॉरिशस जाए तो बहुत ज़्यादा क्लीन है। तो एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया कि सर यहाँ के बीचेस इतने गंदे, हमारे यहाँ के गंदे क्यों हैं, यहाँ के साफ़ क्यों हैं? मैंने कहा आपको क्या लगता है कि ये लोग आते हैं हमारे यहाँ कूड़ा डालने के लिए? बोला नहीं। मैंने कहा फिर कौन डालता है? बोला हम ही लोग डालते हैं। जब हमें इतनी तमीज़ नहीं, जहाँ हम जो खाते हैं वहीं छोड़ देते हैं, वहीं गंदगी फेंक देते हैं, तो वो समुद्र में जाती है। समुद्र अपने अंदर कुछ रखता नहीं है, थोड़े टाइम बाद वो बाहर फेंक देता है उसको, इसलिए हमारी जगह गंदी है। उनके यहाँ क्यों साफ़ है? क्योंकि वो ये काम नहीं करते। वो हर चीज़ वो अपनी बहुत सफाई रखते हैं। जब मैं 2011 की शायद बात थी, मैं US गया पहली बार, तो वहाँ मैंने देखा कुछ लोग अपने कुत्तों को टहला रहे थे और जब वो टहला रहे थे साथ में वो एक पॉलीथीन रखते हैं। तो जैसे ही उनका कुत्ता लैट्रिन करता है वो तुरंत उसको उठा करके, उनके पास एक बैग होता है, बैग में डालते हैं। बैग में डालने के बाद में उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। राइट? तो ये इतना ज़्यादा, वो खुद इसके लिए बहुत केयरफुल होते हैं। तो सेम वे जो आप डालोगे वही बाहर आएगा। अब आप अपने मस्तिष्क के अंदर में, अपने अंदर में जो डालोगे वो बाहर आएगा। अब हम अपने अंदर डालते क्या हैं? 90% से ज़्यादा हम अपने अंदर कूड़ा ही डालते हैं। जब हम अपने अंदर कूड़ा डालते हैं तो वो ही कूड़ा बाहर आता है, फिर हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। जबकि इसके जो कारक हैं वो हम स्वयं हैं। इसके लिए जो जिम्मेदार है वो और कोई नहीं है, वो हम स्वयं हैं। तो आज से इस चीज़ को समझ करके हम चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हाउ टू चेंज इट। सबसे पहले आपने अपने आप से एक प्रण करना है कि आज के बाद केवल और केवल पॉजिटिव चीज़ें मेरे अंदर जाएंगी। ये आप खुद से एक वादा कर रहे हैं, खुद से एक प्रण ले रहे हैं कि आज के बाद सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही मेरे अंदर जाएगी, किसी और की नेगेटिविटी को मैं अपने अंदर नहीं लेकर के जाऊंगा। कैसे? इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा मेंटल फिल्टर। फिल्टर समझते हैं क्या होता है? फिल्टर,
छलनी कह सकते हैं, हाँ जी हाँ। छलनी का भी काम क्या होता है, देखिए चलिए, आप चाय के बाद में जैसे आप छलनी से छान करके कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो पत्ती, अदरक या कोई भी चीज़ होती है वो उसको रोक लेता है, क्योंकि आपने ना पत्ती खानी ना आपने अदरक खाना, आपने चाय पीनी है, तो उसने क्या किया, उसकी गंदगी को वहीं पे रोक लिया। सो छलनी आप कह सकते हैं, फिल्टर बिल्कुल छलनी का काम, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे वाटर फिल्टर होता है, वाटर फिल्टर क्या करता है, पानी को साफ करता है, गंदगी को रोक लेता है। सो सेम वे हमें भी अपनी लाइफ में मेंटल फिल्टर का उपयोग करना है। मेंटल मीन्स मानसिक, जी हाँ। ये जो फिल्टर है ये फिजिकल फिल्टर नहीं है, यानी ये दिखेगा नहीं, ये एक मानसिक फिल्टर है जो हमें यूज करना है। तो ये मानसिक फिल्टर क्या है और इसको यूज कैसे किया जाता है और इसके क्या फायदे हैं, समझते हैं। सबसे पहले, रीड एंड सी ओनली पॉजिटिव थिंग्स। आप जब भी कुछ पढ़ें या कुछ भी देखें, कोई भी कार्यक्रम आप टीवी पे देखें या नेट पे देखें, तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखने की आदत डालें जैसे, और नेगेटिव चीज़ों से बचें। इसमें नंबर 1 क्रम आता है न्यूज़ का। आप देखिए कहीं पर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ज़्यादातर लोग न्यूज़ लगाए रहते हैं और उसको वो ऐसे देखते रहते हैं जैसे पता नहीं उनका जीवन उसके ऊपर निर्भर हो। और न्यूज़ में होता ही क्या है, देखिए पहले क्या था, आज से 40 साल पहले सिर्फ दूरदर्शन होता था, 30 इयर्स बैक। तो 6 साढ़े 6 बजे दूरदर्शन शुरू हो जाता था, बेचारा 11 बजे तक समाप्त हो जाता था। उसमें मात्र 20 मिनट मिलते थे खबरों को, न्यूज़ को। 8:40 पे रात को न्यूज़ शुरू होती थी और 10 बजे हिंदी की न्यूज़ खत्म हो जाती थी। 20 मिनट में वो आपको सलाम नमस्ते भी करते थे, हिंदुस्तान की खबर भी सुनाते थे, विदेश की भी सुनाते थे, खेल की भी सुनाते थे, मौसम का हाल भी बता देते थे बेचारे, और 20 मिनट में चले जाते थे। ये वो टाइम था। उसके बाद धीरे 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 टाइम चेंज हुआ, सैटेलाइट टेलीविज़न का टाइम आया, 24 घंटे के चैनल होने लगे। 24 घंटे के चैनल होने लगे तो अब खबरों के भी 24 घंटे के चैनल होने लगे। अगर मैं रीजनल चैनल भी मिला दूँ तो इस देश में 1000 से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स हैं और वो 24 घंटे के चैनल है। वो 24 घंटे करे खबर, दुनिया उतनी है, खबर उतनी ही है। अब उन्होंने 20 मिनट को 24 घंटे में बांटना है, तो वो क्या करेंगे, वो बेकार की फालतू खबरें लेकर के आएंगे, उसको इस तरीके से दिखाएंगे जिससे एक आम आदमी अपने इमोशंस जोड़ सके। जैसे सिंपल सी बात है, किसी दुर्भाग्यवश मान लीजिए किसी छोटी गाड़ी वाले को या साइकिल वाले को टक्कर लग गई, तो अगर वो अगर टक्कर जो है ट्रक वाले ने मारी होगी तो या तो वो खबर आएगी, नहीं आएगी तो एक लाइन में आई खत्म हो जाएगी। और अगर गलती से वो टक्कर एक किसी मर्सिडीज़ वाले ने मारी है, ऑडी वाली ने मारी है, तो फिर उसको हेडलाइन बनाया जाएगा, उसको इस तरीके से पेश किया जाएगा कि जैसे जो अमीर लोग होते हैं वो किसी की परवाह नहीं करते, वो ये करते हैं वो करते हैं, क्योंकि उससे उनको पता है कि इससे बेवकूफ़ लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, उनके इमोशंस को इसके साथ सेट कर दो, वो अपने आप इसको देखेंगे, अपने आप न्यूज़ को फॉलो करेंगे। 90% ऑफ द न्यूज़ जो है वो 90% ज़्यादा भी नेगेटिव होती है। और जब इनके पास कोई न्यूज़ नहीं होती तो ये क्या करते हैं, कई बार किसी एक फालतू के मुद्दे पे 4-5 इंसान पकड़ लेते हैं जो देखने में इंसान है लेकिन अंदर से वो कौवे के भी पूर्वज हैं, पिताजी हैं। क्योंकि वो 4-5 लोग जब बोलते हैं तो वो एक दूसरे का इंतजार नहीं करते, वो इकट्ठे पांचों बोलते हैं, है ना, और उसको देखने में लोगों को बड़ा मज़ा आता है। ये सब दिमागी कूड़ा है, ये सब नेगेटिविटी है। अगर आप इसको अपने अंदर डालोगे, आपके अंदर से कुछ भी पॉजिटिव बाहर नहीं आ सकता। तो आपको ये चीज़ें देखनी बंद करनी पड़ेंगी। ऐसे ऐसे कमाल के लाइक इतना घटिया एंटरटेनमेंट है। 7-8-10 लोगों को एक मकान में बंद कर देते हैं, उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है, उन्हें पैसे दिए जाते हैं, और इतने सारे लोग अपने ज़िंदगी में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितना उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। उसमें रोज़ इंटरेस्ट लेते हैं, 1 घंटा पूछते हैं एक दूसरे से क्या हुआ, अब तो नेट आ गया, अब तो पूछने की भी जरूरत नहीं है, तो जब फुर्सत मिलती है तब देख लेते हैं, ट्रैवल करते हुए भी देख लेते हैं। उसके लिए जी बहुत ध्यान से देखते हैं जी, वोटिंग भी करते हैं, उसके लिए SMS भी करते हैं, जेब से पैसा भी खर्चते हैं उनको जिताने के लिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो देखिए, जब ये इन चीज़ों के ऊपर आप इनको अपने दिमाग के अंदर डालने दोगे, उसमें सिवाय नेगेटिविटी के है क्या, है कुछ भी नहीं है। जब आप अपने अंदर नेगेटिविटी डाल रहे हो तो आपके अंदर से क्या निकलेगा, वही नेगेटिविटी आपके जीवन में रहेगी। तो आपको एक प्रण करना होगा कि आज के बाद मैं अगर कुछ पढ़ूंगा तो अच्छा पढ़ूंगा, कुछ प्रेरणादायक चीज़ पढ़ो, कुछ
चुटकुले की पढ़ लो, कम से कम हंसी मजाक की, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो। देखते समय भी नेगेटिव चीज़ों को देखना नहीं है। देखिए आज की डेट में क्या है, पहले अवेलेबिलिटी बहुत कम होती थी, आज नेट की वजह से हर चीज़ अवेलेबल है। आपको सिर्फ जेब से फ़ोन निकालना है, जो चीज़ देखना चाहो आप देख सकते हो। सो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। सो आज के बाद एक प्रण आपने लेना है कि आई विल ओनली, मैं सिर्फ पढ़ूंगा और देखूंगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें। उसके बाद पॉजिटिव एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब संगत। हमारे जीवन में संगत का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। आप जिसके साथ रहोगे वैसे विचार आपको कहीं ना कहीं टच करते ही करते हैं, उसका असर आपके ऊपर होता ही होता है। सो जैसी एसोसिएशन, जैसी संगत होगी, और संगत भी दो प्रकार की होती है। एक संगत होती है फिजिकल संगत, यानी जब आप किसी जगह रहते हैं, उठते बैठते खाते पीते। एक संगत होती है वर्चुअल संगत। वर्चुअल यानी कि जब आप किसी को बार बार यूट्यूब पे देखते हो, नेट पे देखते हो, किसी का वीडियो देखते हो, तो वो वर्चुअल संगत है। सो आपकी जो एसोसिएशन है लाइफ में वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। वो हमेशा आप कोशिश करो कि आप केवल पॉजिटिव लोगों के साथ उठो और बैठो, रियल वर्ल्ड में और वर्चुअल वर्ल्ड में, दोनों वर्ल्ड में। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तो उसका असर आपके ऊपर 100% होगा ही होगा, एंड उससे नुकसान किसी और का नहीं होगा। उससे नुकसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ही होने वाला है। सो पॉजिटिव एसोसिएशन रखना बहुत ज़रूरी है। एसोसिएशन कितनी इंपॉर्टेंट है। पूरे महाभारत में कृष्ण जी ने कोई भी शस्त्र नहीं उठाया, सिर्फ अपनी एसोसिएशन से, सिर्फ अपनी संगत से अर्जुन की कंडीशनिंग कर करके युद्ध का परिणाम चेंज कर दिया। संगत इतनी इंपॉर्टेंट होती है। नेवर एवर कंप्लेन। मैंने आपको सुबह भी बताया था, शिकायत नहीं करनी। जब आप शिकायत करते हैं, शिकायत का मतलब है दूसरों को दोष देना। जब आप दूसरों को दोष देते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन मन को आप एक सिग्नल दे रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यानी कि आप सबकॉन्शियस माइंड को कह रहे हैं कि अवचेतन मन को, तुझे कुछ, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन जब आप खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंडिकेशन देते हैं, संकेत देते हैं कि तुम्हें रास्ता ढूंढना है, तुम्हें कुछ करना है। सो कंप्लेन नहीं करनी। अपने को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, सिचुएशन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, उसके बारे में निरंतर उस दिशा में प्रयासरत रहना है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, whom do we talk most to? हम दुनिया में सबसे ज़्यादा बात किससे करते हैं? बड़ा सरल आंसर है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हालांकि। सेल्फ, अपने आप से। हर समय हम शांत भी रहते हैं तो हमारे अंदर की जो बातचीत है वो कभी बंद नहीं होती, वो लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। एंड 90% लोगों की 90% टॉक जो है वो नेगेटिव होती है, और ये प्रमुख कारण है उनके साधारण रहने का, उनका एवरेज रहने का। एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है कि वो अपने से जो बातचीत करते हैं वो नेगेटिव टॉक करते हैं। सो सेल्फ टॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक वी हैव इन आवर लाइफ। जो हम स्वयं से बात करते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण बातचीत है हमारे जीवन में होने वाली, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। सेल्फ टॉक मेक्स और ब्रेक्स अस। सेल्फ टॉक जो है ये या तो हमें बनाती है, ऊंचाइयों की तरफ लेके जाती है, या ये हमें पतन की तरफ लेकर के जाती है। इतनी महत्वपूर्ण है सेल्फ टॉक, जो हम स्वयं से बातचीत करते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ टॉक शुड ऑलवेज बी सुपर पॉजिटिव। सेल्फ टॉक जो है वो हमेशा होनी चाहिए पॉजिटिव ही नहीं, सुपर पॉजिटिव या अल्ट्रा पॉजिटिव। सेल्फ टॉक के कुछ उदाहरण दूंगा आपको जो आप समझ पाएंगे। ओलंपिक्स की बात है, वुमेन बैडमिंटन फाइनल में इंडिया की पीवी संधू पहुंची और स्पेन की कैरोलिना मरीन पहुंची। इन दोनों के बीच में फाइनल होना था ओलंपिक का। उससे डिसाइड होना था कि ओलंपिक का गोल्ड मेडल किसके पास जाएगा।
3 मैच होने थे, उन 3 मैच से डिसाइड होना था, जो भी 2 मैच जीत जाएगा वो गोल्ड मेडलिस्ट होगा। बहुत से लोगों की तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड था। पहली बार हमारे देश की कोई बेटी पहुंची तो मैं भी एक्साइटेड था वो मैच देखने के लिए। अपना शेड्यूल मैंने इस तरीके से सेट किया कि मैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के पूरे फोकस के साथ उस मैच को देख पाऊँ। मैच शुरू हुआ, पहला मैच हम हार गए, दूसरा मैच हम जीते, स्कोर 1-1 था। थर्ड मैच से डिसाइड होना था कि गोल्ड मेडल आता है कि सिल्वर मेडल आता है। थर्ड मैच शुरू हुआ, एज मैनी होपफुल इंडियन मैं भी उम्मीद कर रहा था कि हम लोग जीते। थर्ड मैच शुरू हुआ, सडनली उस तीसरे मैच में कैरोलिना मरीन के अंदर में ऐसा लगा जैसे कोई आत्मा घुस गई। उसने अपना गेम का जो लेवल था वो यहाँ से यहाँ लेकर के चली गई और हर पॉइंट के बाद में वो अपने से इतनी तेज बात कर रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति इनके सामने खड़ा है जो सिर्फ इनको दिख रहा है, ये उससे बात कर रही हैं। इतनी तेज वो बात कर रही थी जैसे हम किसी व्यक्ति से करते हैं। और इस सेल्फ टॉक की वजह से उसने अपने स्टेट ऑफ माइंड को इतना सुपर पॉजिटिव किया कि उसने अपने गेम का जो लेवल था उसको बिल्कुल ही बदल के रख दिया, या उस दिन जिसे कहते हैं प्लेइंग आउट ऑफ योर स्किन, अपनी प्रतिभा से भी बेहतर खेलना। और इस तरीके का खेल दिखाया कि तीसरे मैच में जीतना तो बहुत दूर की बात है, हम कंपीट भी नहीं कर पाए। हम थर्ड सेट बिना किसी लड़ाई के हम हार गए। आप देखो जितने भी स्पोर्ट्स में ये चीज़ आपको अक्सर मिलेगी, जो भी आपका मन पसंदीदा स्पोर्ट्स होगा, किसी टॉप खिलाड़ी को आप देखना, वो आपको स्वयं से बात करते हुए मिलेंगे। और जब वो स्वयं से बात करते हैं तो वो मैंने आपको क्या कहा अभी स्लाइड में कि सेल्फ टॉक शुड ऑलवेज बी सुपर पॉजिटिव। वो हमेशा अपने को बकअप करते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। और क्योंकि वो अपने को बकअप करते हैं, अपने से सुपर पॉजिटिव टॉक करते हैं, अपने अंदर केवल और केवल पॉजिटिविटी ही डालते हैं, तो इसलिए उनके जो परिणाम है वो बहुत अलग होते हैं अन्य किसी व्यक्ति के मुकाबले में। उसका मुख्य कारण ये होता है, सोच का बहुत फर्क होता है यहाँ पे। एक बार मैंने अखबार उठाया, जनरल में अखबार पढ़ता नहीं हूँ, और अगर कभी पढ़ता भी हूँ तो मैं उल्टा अखबार खोलता हूँ, क्योंकि उल्टा अगर हम अखबार खोलते हैं तो स्पोर्ट्स पेज आता है, तो वो मुझे पढ़ना पसंद है। तो एक दिन मैंने अखबार खोला, उसमें हेडलाइन थी कि आई वांट टू ब्रेक 200 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड रनिंग। ये आर्टिकल था और वो आर्टिकल लिखा था उसेन बोल्ट ने, और उस समय 200 मीटर का चैंपियन कौन था? खुद उसेन बोल्ट। सो उसने लिखा कि मैं आने वाले ओलंपिक्स में 200 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूं, और जो 200 मीटर का रिकॉर्ड था वो करंटली भी उसी के नाम पे था, किसी और के नाम पे नहीं था। वो अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेटर करना चाहता था। जितने भी टॉप स्पोर्ट्समैन होते हैं, टॉप अचीवर्स होते हैं लाइफ में, ये भी टफ सिचुएशन से गुजरते हैं, और ये आम इंसान की मुकाबले ज़्यादा टफ सिचुएशन से गुजरते हैं। अगर आप किसी भी टॉप स्पोर्ट्समैन को ट्रेनिंग करते हुए देखोगे तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्ड जिम सेशंस होते हैं, बहुत तकलीफ वो लेते हैं अपने शरीर पर, क्योंकि तभी वो अपने शरीर को इस तरीके से बना पाते हैं कि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म कर पाते हैं। सपोज भारी वेट ट्रेनिंग वो कर रहे हैं, कोई भी टॉप एथलीट है, उसके 20 रिपीटिशंस करने हैं, 2, 4, 5 के बाद वो भी थकते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, कम ऑन, वो अपने को कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कैन चैंपियन, आई विल डू इट, वो इस तरीके की बातें अपने से करते हैं, इसलिए वो चैंपियन है। आम आदमी क्या करता है, जरा सी टफ सिचुएशन आई, अरे मर गए, अरे हमारे तो कोई हेल्प नहीं करता, हमें तो कोई सपोर्ट नहीं करता, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, हमारे पे तो पैसे नहीं, हमारी तो गाड़ी छूट गई, हमारा तो ऑफलाइन बेकार है, हमारी डाउनलाइन तो सबसे ही बेकार है। ये इस तरीके की बातें करते हैं। ये फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। और जितने भी जो लाइफ में चैंपियन लोग होते हैं वो कभी ऐसी बात नहीं करते, वो हमेशा बात करते हैं अपने को बकअप करने की। आगे चल के कुछ उदाहरण